हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स में। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने जो बहुत चीज़ें पढ़ ली हैं, लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक रनिंग टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने कुछ टॉपिक्स किए और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स जो है इससे मेरे पहले वाले लेक्चर्स में थे। अब हम जो है मैं इसी में पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस के द्वारा जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये हम पढ़ रहे हैं। इसका टॉपिक ऐसा भी लिखा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। और दूसरा इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, यानी कि बहुत सारे पॉइंट चार्जेस आपको प्रोवाइड कर रखे हैं और उनसे कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बनता है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले जो है हम थोड़ा सा पुराना देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि यदि आपको जो है क्या करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है आपका F अपॉन क्यू नॉट, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज विल गिव द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यदि आपके पास एक पॉइंट चार्ज Q है, उससे r दूरी पर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो द वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस एट विच यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो ये दो चीजें हमने पढ़ी थी। एक और चीज हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है आपका, उस पॉजिटिव चार्ज को जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो उसी डायरेक्शन में उसको क्या लगता है, फोर्स भी लगता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। इसी प्रकार से जो नेगेटिव चार्ज होता है क्यू, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ऐसी है, तो उसको फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये कुछ जानकारियां हमने ली थी और इसके बाद इसके कुछ वर्जन्स भी पढ़े थे। तो हमें उन वर्जनों को बेसिकली ना भी याद रहें, लेकिन एटलीस्ट इतना अगर हम याद रखेंगे तो हम सब चीज़ करने में जो है क्या होंगे, समर्थ होंगे, यानी कि सक्षम होंगे, यानी कि ईजिली हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करते हुए चल रहे हैं तब तो आप कर लेंगे इजीली, क्योंकि मैं इन्हीं के बेस पे आपको ये सारी पूरी कहानी बता दूंगा। तो और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी सरफेस से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड की ओर होता है। ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके परपेंडिकुलरली इनवर्ड होती है, यानी कि नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड बाहर की ओर निकलती हुई महसूस होती है। तो ये कुछ जानकारियां हमारे पास हैं जिनको हमें रखना था। अब हम फटाफट जो है इसको पढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस मतलब एक सिस्टम ऑफ चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी दिए गए या रिक्वायर्ड पॉइंट पे हम कैसे निकालेंगे। तो उस चीज को हम अब आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो देखिए कैसे पढ़ते हैं उसको। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ चार्जेस, अगर बहुत सारे चार्जेस होंगे किसी सिस्टम में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस अगर होगा, तो जाहिर सी बात है हमें उन सभी चार्जेस के द्वारा जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है उनका वेक्टर सम करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज योर वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज ऑलवेज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर सम यानी कि उन सबका वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज एट रिक्वायर्ड पॉइंट। जैसे यहाँ पे एक रिक्वायर्ड पॉइंट है और ये 3 चार्जेस का एक सिस्टम है और इस P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे यहाँ पे निकालेंगे इसको, तो सबसे पहले उसी चीज को देख रहे हैं। तो देखिए, तो हम अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था किसी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, तो इस पॉइंट चार्ज से इस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसी चीज को हम देख रहे हैं। तो फिर इनका वेक्टर सम कर देंगे और वही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज है। तो हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे 3 चार्जेस का सिस्टम Q1 Q2 Q3, और उस 3 चार्ज के सिस्टम से P पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो माना ये Q1 चार्ज से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो E1 बन रहा है, and the value of that electric field is given by 1/4 pi epsilon naught
Q1 चार्ज ऑफ दिस एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस, ठीक है, दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट विच इज योर R1। ये पोजीशन वेक्टर है इसका R1, तो R1 का अगर मॉड निकालेंगे तो वो R मान ले रहा हूँ, R1 मान लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा R1 का स्क्वायर। और इसकी दिशा देखते हैं, तो मैंने अभी आपसे कहा था पहली प्रॉपर्टी है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलता है, तो ये देखो ऐसे निकल रहा है, ठीक है। लेकिन रिक्वायर्ड पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे दिशा दिखानी है हमको, यहाँ पे भी हम दिशा दिखा सकते हैं, यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ कि इसकी दिशा ऐसी है, लेकिन निकालना यहाँ पे तो जाहिर सी बात है दिशा यहाँ पे इंडिकेट करनी पड़ेगी, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, देखो यहाँ से ऐसे निकली और इस पॉइंट पे कहाँ की साइड निकली, ऐसे करके निकल रही है, तो इसको क्या कर दिया आपने E1, ये हो गया, ठीक है। तो पहली दिशा, पहली डायरेक्शन भी हमको पता चल गई, तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इसका यूनिट वेक्टर, इस पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन दे देगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड, ये उसकी दिशा है जो कि ये पोजीशन वेक्टर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है, उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज ऑफ दिस दैट इज Q2, कितनी दूरी पे चाहिए, R2 दूरी पर चाहिए, क्योंकि इसका मॉड लोगे तो R2 डिस्टेंस आ जाएगी, स्क्वायर हो गया उसका, और इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है, उसकी दिशा देगा। तब से पहले इसकी दिशा देखते हैं, देखो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा होगा, मैं यहाँ पे भी दिशा दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे निकालना यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है रिक्वायर पॉइंट पे डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, तो ये रिक्वायर पॉइंट पे डायरेक्शन दिखा के मैंने निकाल दी, और ये हो गया आपका E2, तो E2 की दिशा मैं यहाँ पे लिख दूंगा, या इट इज R2, आ गया। बात समझ में आ रही होगी सभी लोगों को। अब इसको देखिए, इस वाले यानी कि Q3 से, तो Q3 से कितना बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट इट बी R3 E3, वो कितना हो जाएगा 1/4πε0 चार्ज ऑफ Q3, यानी कि Q3 का चार्ज कितनी दूरी पर, R3 दूरी पर है, देखो ये इसका स्क्वायर हो गया, और इसका यूनिट वेक्टर इसकी दिशा देगा, इसकी दिशा कैसी होगी, देखो यहाँ पे तो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से निकली पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही, दिखानी यहाँ पे है, तो यहाँ से ऐसे ही खींचते हुए लाऊंगा, तो दिखानी यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे इंडिकेट करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा E3, तो इसका यूनिट वेक्टर मुझे इसकी दिशा प्रोवाइड करेगा R3 कैप, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया E3 का, और ये उसकी दिशा को दिखा रहा है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो ये तो सिर्फ दिशा देता है इस वेक्टर की, और इससे मल्टीप्लाई भी होगा, तो इसके मैग्नीट्यूड को कोई चेंज नहीं दे पाएगा। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, इट इज योर, क्या है आपका, इट इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, ये जो इंडिविजुअल चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इससे कितना निकला E1, इसका वेक्टर सम E2, इसका वेक्टर सम that will give the net electric field at point P, that is the required point P। तो ये 3 चार्जेस के लिए था, ऐसे n चार्जेस होते तो आप n चार्जेस के लिए कर देते, ठीक है। that is it is the what is electric field due to a system of charges, तो ये क्या होता है, it is the vector sum of electric field developed by individual charges at the required point, इंडिविजुअल चार्जेस से जो बना हुआ है उनका सम हो जाएगा। तो इसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो E इज इक्वल टू E1 इज योर 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, R1 कैप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, R2 कैप प्लस 1/4πε0 Q3 अपॉन R3 स्क्वायर, R3। अब समस्या क्या है कि इसको हम याद रखेंगे, तो अब मैं इसकी समस्या बताता हूं। देखिए ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने अभी जो है यहाँ पे आया है, ये बच्चा क्या समझता है कि जैसे हम किसी चीज पे काम कर रहे हैं और उसको ऐसे ही ऐड कर दे, जैसे ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये क्या है, वेक्टर्स हैं। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल मैं पुटअप कर रहा हूं, मान लिया जाए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है, और E2 का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका 2 न्यूटन पर कूलम है, और E3 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 3 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस, दैट इज एट द रिक्वायर्ड पॉइंट P, तो
अब बच्चे क्या करता है, देखो ऐसे लिखता है और इन सबको एडअप कर देता है 1 + 2 + 3, तो वही गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है, डेट इज 6 लिख देगा, 6 न्यूटन पर कूलम इसका, तो गलत हो जाएगा, बिकॉज ये मैग्नीट्यूड का सम नहीं है, ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन का सम है। वेक्टर सम ऑफ ऑल द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्ज एट दैट पॉइंट। तो ये वेक्टर सम है, ना कि मैग्नीट्यूड का सम है। कितने साफ साफ शब्दों में कहा गया है। तो ऐसे करके नहीं जोड़ सकते हैं। तो इनको जोड़ा कैसे जाता है, वेक्टरली जोड़ा जाता है। अब वेक्टरली कैसे जोड़ेंगे, देखिए जरा, मैं इसको जोड़ के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, देखो वेक्टरली आपको जोड़ के दिखाता हूँ, ठीक है। तो वेक्टरली कैसे जो है जोड़ेंगे इसको, ठीक है। जैसे मान लिया जाए, अब ये ना दे के कुछ ऐसे दे रखा है आपको, मान लिया जाए E1 कितना दे रखा है आपको, E1 इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्रोवाइड कर रखा है। मैं दो ही वेक्टर को लेके काम कर रहा हूँ, और E2 इज इक्वल टू कितना है, दो ही चार्ज लेके कर रहा हूँ, मान लिया 3, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ये 4i माइनस जे कैप है, ठीक है। इस टाइप का आपको यहाँ 2k कैप है, ठीक है, -2j कैप है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 + E2, दो वेक्टर, दो ही चार्जेस के लिए मैं ये कर रहा हूं, तो E1 कितना है, I + j प्लस 4i - 2j, ये हो गया आपका। तो दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा आपका, 5i कैप, एक i में 4i जोड़ दूंगा तो कितना i बन जाएगा बेटा, 5i बन जाएगा। और इस ये देखो प्लस j है और ये क्या है, -2j है, तो इसमें से एक j निकाल दूंगा तो -j कैप। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ऐसे जोड़ता है, और बच्चा उसको जो है मैग्नीट्यूड वाइज जोड़ देता है। देखो इसमें दिशा भी है, दिख रहा है आपको, आई और जे कैप दिख रहे होंगे। अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये तो आप बहुत बेहतर जानते हैं, तो इसका क्या कर देंगे आप, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जो 25, 25 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 26 न्यूटन पर कूलम इज दी। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या मिस्टेक करते हैं। तो इस पे कैसे काम करेंगे, हम ज्यादातर किस चीज पे काम करते हैं, इस चीज को सोचिए। तो हमारे जो क्वेश्चंस रहते हैं बेटा, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो आई जे के यानी कि वेक्टर सम के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उसमें। तो वो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखाऊंगा, आपको यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा। लेकिन हमारी जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हैं, 70 to 80% जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब को जो है इस स्केलर वाइज जो है ऐड किया जाता है। तो लेकिन स्केलर एडिशन का एक ही तरीका है, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है। यदि आपके पास क्या हो, दो वेक्टर दे रखे हो, दैट इज वेक्टर ए और वेक्टर बी, और ये दोनों रिप्रेजेंट करते हो, क्या करते हो, किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को दिखाती हो, तो इनका जो डायगोनल होता है वो बताता है क्या, रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू बताता है। यानी इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना आप सभी लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तो ये क्या करता है, देखिए ये लॉ, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, वो मैग्नीट्यूड वाइज वेक्टरों को जोड़ने के काम आता है। ठीक है, अगर आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं, इफ यू हैव टू वेक्टर विच रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड दे आर इंक्लाइंड at an angle of theta, these two vectors, that is vector A and vector B, represent the adjacent side of this parallelogram, ठीक है, then the resultant of these two vector in scalar, that is the magnitude of these two vector, that is resultant का वो भी कौन सा magnitude, that is the magnitude, resultant magnitude of these two vector represented by the diagonal of this parallelogram which passes through the intersection of these two vector। देखो एक पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स होती हैं, ये वाली डायगोनल नहीं, ये वाली डायगोनल नहीं, वो डायगोनल जो इन दोनों वेक्टर के कहाँ से जाए, इंटरसेक्शन से होते जाए। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इतना रिजल्टेंट निकलता है। तो ये फॉर्मूला आपको रिजल्टेंट देता है, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा, अब बोलेंगे सर इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन कभी भी आपको निकालोगे तो आप tan थीटा निकालोगे, यानी कि टेंजेंट निकालोगे, और वो डायग्राम के अकॉर्डिंग वहां पे डिसाइड होगा, तो वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बात आप सभी लोग समझ गए होंगे कि अब हम हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं,
क्यों हम जो है वेक्टर वाला रिप्रेजेंटेशन उसको क्यों नहीं यूज करते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि जो हमने ये पढ़ रखा है वो बेकार है और वो किसी काम का नहीं है, वो बहुत काम का है, लेकिन वो बहुत ही टिपिकल ढंग से जो है न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाता है, तो आप सभी लोग उसको समझें। तो अब जो हमने ये जो अभी टॉपिक पढ़ा वो क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस, the total electric field due to a system of charges is always equal to the vector sum of electric field of the individual charges at the required point। जिस पॉइंट पे आप चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उन सभी जो चार्जेस हैं उनके वेक्टर सम के बराबर होगा। अब इसको जो है धीरे धीरे हम जो है अपनी थ्योरीज में इन्वॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे होगा। जैसे मेरे पास दो चार्ज का एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। अगर मेरे पास दो चार्ज का एक सिस्टम है, तो एक दे रखा है आपको 80 माइक्रोकुलाम और दूसरा दे रखा है 20 माइक्रोकुलाम, एंड दीज टू आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। ये 18 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है? सेपरेट हैं। 18 सेंटीमीटर की दूरी पर सेपरेट हैं। आपसे बोला गया है कि इसके लाइन जॉइनिंग में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इन दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। तो ये पॉइंट को मैं ए कंसिडर कर लेता हूँ, ये बी। तो ऐसे पॉइंट कहाँ कहाँ मिल सकते हैं आपको? एक पॉइंट यहाँ पे भी मिल सकता है, लाइन जॉइनिंग तो ये इसको यहाँ एक्सटेंड करोगे तो यहाँ भी मिल सकता है, और इसके बीच में भी मिल सकता है वो पॉइंट। अब हमें मालूम नहीं कि वो कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, इस पी पॉइंट पे देखता हूँ अपने राइट हैंड साइड की ओर। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हाल है। इस 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस में आपको ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे इन दोनों चार्जेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। उसकी दूरी कितनी होगी? किसी भी एक चार्ज से बता दीजिए आप। ठीक है, तो इन दोनों चार्जेस की दूरी कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर आपको प्रोवाइड कर रखी है। तो लाइन जॉइनिंग तो ये लाइन है बेटा, तो उसमें तो आप यहाँ पे भी वो पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। इतना सबको क्लियर हो गया? तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अब देखिए, यहां पे अगर मैं पॉइंट कंसीडर करता हूं तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाम मैंने क्यू ए रख लिया, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो इस पॉइंट पे देखना है तो दिशा देखनी पड़ेगी। देखो यहां से ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला, इस पॉइंट पे तो कैसे निकल रहा है? बाहर की ओर निकलता है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकला, ये ऐसे करके निकल रहा है। देखो ऐसे 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 करके निकला, तो यहाँ पे कैसे निकलेगा? ऐसे। तो इसका नाम क्या है? ई ए। ठीक है, इसी प्रकार से देखो बी वाला चार्ज भी यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, बनाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से ऐसे करके बनाया। ये कितना हो गया? ई बी। ये कितने सिस्टम का चार्ज है? कितने इस सिस्टम में कितने चार्ज हैं? 2 चार्ज हैं। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखो वेक्टरली अगर जोड़ना चाहेंगे तो दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है तो ऐड अप हो जाएंगे। जब भी कभी दो वेक्टर आपस में ऐड होंगे तो 0 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? दोनों एक ही दिशा में है, नेगेटिव नहीं है इसमें से कोई, तो दोनों जोड़ के कुछ और ही बना देंगे, यानी कि यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। और वो बोल रहा है कि वो पॉइंट फाइंड आउट करो जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के द्वारा 0 हो। तो ये पॉइंट वहाँ पे, ये पॉइंट बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कि इसके राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये मैं जो बात सोच रहा था ये मैंने गलत सोच ली। ठीक है, मैं देखो आपको सोचना सिखा रहा हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप इंडिविजुअली क्वेश्चन को कर सकें। मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि क्यों नहीं मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो है उस ढंग से सोचें, तब जाके आप जो है अपने रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। मान लिया जाए वो पी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो अब इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से निकला, आपको ये बोलेगा यहीं पे क्यों नहीं बनाते रहो दिशा, तो देखना जब यहाँ पे है तो यहाँ पे दिशा बना के क्या करूंगा मैं, तो इसलिए जो है यहाँ से ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, तो यहाँ पे कैसी दिशा बनेगी? इस दिशा में बनेगी। तो ये ए चार्ज यानी कि पॉइंट ए पे रखे हुए चार्ज के द्वारा हो रहा है, ये ए पॉइंट है देखो यहाँ पे, तो ए पॉइंट पे रखे हुए चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई ए मान लेता हूँ, तो उसकी दिशा ऐसी आ गई। अब बी पॉइंट भी तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो कितना करेगा? ई बी करेगा, लेकिन वो इसकी दिशा क्या होगी? देखते हैं, ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आएगा, और उसकी दिशा ऐसी हो जाएगी, और वो हो गया आपका ए बी। दोनों एक ही दिशा में है, अगेन ऐड अप हो जाएंगे, और ऐड करके नंबर बढ़ेगा ना कि 0 होगा। तो इसका मतलब यहाँ भी वो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब इसके बीच में चेक कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं वहाँ पे है कि नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन सही है। तो बीच में एक बार चेक करके देख लेते हैं। देखिए
माना कि वो पॉइंट यहाँ पे है, वो पॉइंट P इस जगह पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो यानी कि पॉजिटिव चार्ज ए के द्वारा, क्यू ए के द्वारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ऐसे करके बनेगा, माना वो ई ए है तो वो इस दिशा में बनेगा। देखो पॉजिटिव से बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, तो मुझे यहाँ पे देखना है, तो वो इस दिशा में निकला, तो वो कितना हो जाएगा, ई ए इस दिशा में हो गया। इसी प्रकार से बी से जो निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस दिशा में निकलेगा, ऐसे करके निकलेगा, और वो ई बी से मैं अगर मैं डिनोट करता हूँ तो ये हो गया आपका ई बी। तो ई ए और ई बी को हम निकाल लेते हैं। तो ई ए देखिए जरा, ई ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ ए दैट इज 80 माइक्रोकूलम मीन्स 10⁻⁻6 होल अपॉन, माना ये पॉइंट ए जो दूरी से जो है x मीटर की दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, x मीटर की दूरी पे, जहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, तो ये x मीटर ले लिया। तो बची हुई दूरी कितनी होगी, देखो बेटा, बची हुई दूरी, इस पॉइंट का नाम मैं b ले लेता हूं, तो बची हुई दूरी कितनी होगी, ये 18 सेंटीमीटर यानी कि 0.18 मीटर है माइनस x, तो ये हो गया, इतनी दूरी पर है। इतना सबको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए जरा, तो इसके द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए से दिखाया जा रहा है, दूरी कितनी होगी, एक्स स्क्वायर। इसकी दिशा क्या है, देखो यहाँ से ऐसे करके बाहर की ओर निकल रहा है, यानी कि पी टू बी है, तो पी टू बी इसकी दिशा होगी, ठीक है। डायरेक्शन भी लिख दी मैंने। इसी प्रकार से ई बी जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ बी दैट इज कितना है आपका 20 माइक्रोकूलम दैट इज 10⁻⁻6 होल अपॉन कितना है, देखो जरा 0.18 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी दूरी पर देखो, इसके द्वारा यहाँ पे दूरी कितनी है, इतनी है। इतना सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था एक चार्ज क्यू से आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो इस चार्ज से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी बन रहा है, तो इस चार्ज की वैल्यू जो है 20 है, 1/4 पाई 20 रख दी माइक्रोकूलम, 20 × 10⁻⁻6, दूरी कितनी है 0.18 माइनस एक्स, यानी कि इतनी डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर कर दिया। अब इसकी दिशा देखते हैं, तो कहां से कहां की ओर है, देखो P2A है, तो P2A लिख दी। तो वो बोल रहा है कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू चार्जेस एट दिस पॉइंट इज 0। तो फाइंड द डिस्टेंस, वो कौन सा पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एनी चार्ज, किसी भी चार्ज से बता दीजिए। तो अब मुझे इनका इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करना है, दैट इज ई ए उस दिशा में, उस दिशा को अगर मैं पॉजिटिव ले लूं तो जाहिर सी बात है इस दिशा का वेक्टर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ई बी इज इक्वल टू 0। अब कोई बोलेगा यार सर अभी तक तो बोल रहे थे कि आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो यूज नहीं किया, हम तो वही यूज करते हैं ज़्यादातर, तो ज़्यादातर यूज करते हैं तो करके दिखा देते हैं, देखो ये कैसे हो रहा है, अभी आपको बताते हैं। तो ये जैसे दो वेक्टर थे, तो वेक्टर ए एंड दिस इज योर वेक्टर बी, दीज टू आर इंक्लाइंड बाय एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हो गया आपका, ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। ये रिजल्टेंट आर है, तो आर इज इक्वल टू कितना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारा आ गया। तो लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, देखो ये पॉइंट है याला, और ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, और इनके बीच में एंगल कितना है 180, यानी कि थीटा कितना होगा 180। तो ये कैसा नजर आएगा, आर इज इक्वल टू कितना नजर आएगा, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है, तो कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। क्यों हो गया, ये -1 निकलेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बना देगा। तो ऐसा देखो 180 क्यों सोचा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखो 180 का है, दिख रहा है आपको 180 डिग्री का एंगल दिख रहा है, इसलिए मैंने 180 की कंडीशन रखी। तो ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ, तो कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ, देखो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो मैंने ठीक तो लिखा है। तो इसने बोला कि वो पॉइंट ढूंढो जहाँ पे रिजल्टेंट 0 है इन दोनों के द्वारा, तो इन दोनों वेक्टरों के द्वारा, जैसे ई ए और ई बी के द्वारा, तो मैंने इसलिए 0 लिख दिया। वो पॉइंट ढूंढो, वो यानी कि वो दूरी ढूंढो वहां से। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे करते हैं। तो वैल्यू ऑफ ई ए कितना है, देखिए जरा, ई ए की वैल्यू ये रखी हुई है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ई ए इज इक्वल टू ई बी, तो इधर जाएगा तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। तो ई ए की वैल्यू कितनी है, ये देखो यहाँ पे रखी हुई है, 1/√2
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 80 इंटू 10⁻⁻6 होल अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ई बी की वैल्यू ये प्रोवाइड कर रखी है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये अपनी जगह पे है, और ये कितना है 20 इंटू 10⁻⁻6 होल अपॉन 0.18 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, 10⁻6 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल, 2 4 जा, ये आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा वो उधर मल्टीप्लाई होगा। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, ये सबको समझ में आ रहा होगा। देखो ये आ गया। अब इसको जरा ध्यान से देखते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे करके, देखो कितना हो जाएगा 4, ऐसा आगे देखो ये 4, इधर मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 0.18, ठीक है, माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचा देखो, इस साइड की ओर, इस साइड की ओर ये एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, टेकिंग रूट बोथ साइड, यदि दोनों साइड रूट ले लोगे तो इसका रूट कितना निकलेगा 2, 0.18 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये x आ जाएगा प्लस माइनस, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो देखते हैं कैसा निकलता है। तो इसको अंदर देखते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 2 जा 36, दैट इज 0.36 माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस x। तो हम देख रहे हैं फॉर किसके लिए, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेके देखते हैं, एक बार नेगेटिव वैल्यू लेके देखते हैं, 0.36 माइनस 2x इज इक्वल टू x, और ये इधर चले जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 0. कितना है ये आपका 36, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर देंगे तो 0.12 ये आपका आ जाएगा, यानी कि 0.12 आ जाएगा विच इज मीटर, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कहाँ से 12 सेंटीमीटर, एक्स पॉइंट दैट इज फ्रॉम चार्ज ऑफ 80 माइक्रोकुलाम से कितनी दूरी पर मिलेगा 12 सेंटीमीटर, यहाँ से कितना होगा फिर 6 सेंटीमीटर, बी वाले पॉइंट से 6, बी वाले चार्ज से दैट इज 20 माइक्रोकुलाम के चार्ज से 6 सेंटीमीटर, यहाँ से कितना होगा इतना सेंटीमीटर। अगर आप नेगेटिव लेके काम करेंगे तो इसकी होल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, देख लेना आप, तो नेगेटिव डिस्टेंस होती नहीं है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं ले सकते, इसलिए वो आंसर वैलिड नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन शायद सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो इसके बारे में अब हम बात नहीं करते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, और वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम सभी लोगों को देखना चाहिए कायदे में, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या है, आपको एक स्क्वायर प्रोवाइड कर रखा है, उसके 3 वर्टिसीज पे जो है 3 इक्वल चार्ज प्रोवाइड कर रखे हैं, और आपको 4th वर्टिसीज पे जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है आपको। देखिए जरा, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे हम, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए ये ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपको यहाँ पे जो चार्ज प्रोवाइड किया गया है वो क्यू प्रोवाइड किया गया है ए पॉइंट पे, बी पर भी क्यू पॉइंट चार्ज प्रोवाइड किया गया, और सी पॉइंट पे भी क्यू चार्ज प्रोवाइड किया गया है, और जिसकी जो ये स्क्वायर है इसकी साइड जो है ए प्रोवाइड करी गई है। आपको इस सिस्टम में 3 चार्जेस दिए गए हैं, ये एक स्क्वायर शेप की किसी स्ट्रक्चर में रखा गया है। तो आपसे बोला गया कि इन तीनों चार्जेस से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है, तो फिर वही लगा लेते हैं, पहले इंडिविजुअल चार्ज से निकालते हैं, देन उनका सम अप कर देंगे। सम कैसे करेंगे, वेक्टरली करेंगे, या तो पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन का मदद लेंगे, या वेक्टरली ही इसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इससे निकालते हैं, तो देखिए इससे वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, तो ई ए दैट इज चार्ज एट पॉइंट ए से बी पे कितना बन रहा है, देखो जरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ ए दैट इज क्यू, डिस्टेंस कितनी है उसकी ए स्क्वायर, कितनी है देखो, साइड ऑफ ए स्क्वायर क्या होती है, सब बराबर होती हैं, तो इसकी दिशा क्या होगी, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, वो कितना हो जाएगा आपका ई ए। तो इन तीनों चार्जेस से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वो निकाल दीजिए, हमसे क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो इसकी दिशा क्या हो गई ए टू बी, देखो वहाँ की साइड है। इसी प्रकार से ई बी ई सी इस चार्ज से कितना बनेगा, इससे यहाँ पे कितना बनेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कितनी दूरी पे बनाना है ए स्क्वायर, और किस चार्ज से बनाना है क्यू, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, तो यहाँ पे तो दिशा दिखानी नहीं, निकालना यहाँ पे, तो यहीं पे दिशा दिखानी है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। देखो ऐसे करके निकला यहाँ पे, तो ये हो गया, इसका नाम क्या है ई सी, ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इसकी दिशा क्या हो गई सी टू बी,
यानी कि C2B, ये हो गया। और लास्ट वन, इससे इस वाले चार्ज से देखो तीसरा वाला चार्ज की दूरी अलग है, तो उसको वो डायगोनल की दूरी है, तो ये ए है, ये ए है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, तो यानी कि अंडर रूट 2a इसकी दूरी है। तो इसको निकाल लेते हैं, ई डी, ये डी पे है क्यू चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितना रखा गया है क्यू, और कितनी दूरी पर रखा गया है, अंडर रूट 2a स्क्वायर। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, D2B। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ इसको हटा देंगे तो 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। मैंने सॉल्व भी कर दिया यहीं पे, तो थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने ऐसा कर दिया। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हमें देखिए इसकी दिशा दिखानी है, कहाँ से कहाँ की ओर है, यहाँ से निकला एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके निकला, तो इस पॉइंट पे दिखानी है, तो ऐसे करके चले गया, और इसका नाम ई डी पड़ गया, ये आपका आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस निकालना है, तो इस पर काम करेंगे। अब पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन हमें यहाँ पे लगाना है। तो पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन का प्रॉब्लम क्या है कि ये एट ए टाइम 2 ही वेक्टर जोड़ सकता है। तो 3 वेक्टर हमारे पास, तो 3 वेक्टर आ गए, यानी 3 चार्ज हैं तो 3 बनेंगे, ऑब्वियस बात है। तो एट ए टाइम आप 2 ऐसे वेक्टरों को सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करें, ऐसे वेक्टर सॉल्व करें जिनको ईजिली सॉल्व कर लें। तो पहले ये और ये हम सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को देखो, ई ए और ई सी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ई ए इज इक्वल टू ई सी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। लेट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू इज योर E1। वो कितना है आपका E1। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई ए ई सी कॉस एंगल बिटवीन दीज टू। कितना है, देखो 90 नजर आ रहा होगा आपको, तो 90 कर दिया ना। बड़ा इजी है, देखो बहुत ही इजी होते हैं बेटा, बहुत इसके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। E1 इज इक्वल टू ई ए, यानी इक्वल है वेक्टर वाइज नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज। ऐसे नहीं तो नहीं लिख सकते, 2 वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उनकी दिशा और मैग्नीट्यूड बराबर हो, यानी कि उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बराबर हो। तो ये मैग्नीट्यूड वाइज, और ये मैग्नीट्यूड के लिए है फॉर्मूला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इनकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह ई सी की जगह पे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ई सी स्क्वायर, और एक cos 90 जीरो होता तो ये वाला फैक्टर जीरो हो गया, इन दोनों को जोड़ के ये आ गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ई सी दिख रहा होगा आपको, 2 टाइम्स ऑफ ई सी, तो ये ई सी हो गया। तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ई सी की वैल्यू हम जानते हैं, यहाँ पे हमने अभी निकाली थी, देखो ये निकाल रखी है, ठीक है। इसको मैं के मान लेता हूँ बेटा, ये जो है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या मान रहे हैं, के मान लेते हैं। तो ये के हो गया, ठीक है, और इसी का देखो ये के हो गया, और ये क्या हो गया, क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। इन सबको जो है के मान लीजिए बेटा, क्योंकि बहुत बड़े एक्सप्रेशन हो जाते हैं तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इसको मैंने के मान लिया, इसको मैंने के मान लिया। क्यों माना, के थोड़ा सा बड़े बड़े एक्सप्रेशन हो जाते हैं। तो ये आपका के इतना इतना इंटू अंडर रूट 2, ये आपका इसका इस वाला ई का हो गया। अब ये दोनों वेक्टर जो है ए की दिशा में है, तो दोनों वेक्टर ए की दिशा में, इन दोनों को तो जोड़ के मैंने इनका रिजल्टेंट बना लिया। अब फिर 2 बच गए ना, ये दोनों ए की दिशा में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू E1 प्लस ई डी। जब ए की दिशा में वेक्टर होते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो ये जुड़ गए, मैग्नीट्यूड वाइज जुड़ जाते हैं, ए की दिशा में हो तो वो जुड़ जाते हैं। वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में cos 0 रखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, अंडर रूट लगाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज वेक्टर ए प्लस बी आ जाएगा आपका रिजल्टेंट, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ऐसा ही यहाँ पे भी हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। तो ई ए कितना है, E1 कितना है, ये लिखा हुआ देखो, अंडर रूट 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ई डी ये लिखा हुआ देखो कितना है, के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, ये आ गया। अभी देखो इसमें क्या क्या कॉमन है, ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, देखो इसको ध्यान से देखते हैं। तो एक तो k कॉमन है, q कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है, अंदर जो बता अंडर रूट 2 प्लस 2 बचिए। तो हमारे पास ये आपका इसका उत्तर आ गया। इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। लेकिन अब बच्चे कह रहे होंगे सर इसको जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के जो एक्सप्रेशन है उससे करके दिखा दीजिए, तो उससे भी कर देते हैं। देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। उससे भी इतना ही आंसर आएगा, लेकिन उसमें वेक्टरली इसको ऐड करना पड़ेगा। तो वेक्टरली ऐड कैसे करते हैं, इस चीज़ को अब हम देख रहे हैं, ठीक है। ध्यान रहे,
ईडी जो हमारा निकला था, ईडी की जो वैल्यू है उसको मैं लिख रहा हूँ k टाइम्स क्यू स्क्वायर अपॉन ये दूरी थी यानी कि 2a स्क्वायर। ये हमारी ईडी की वैल्यू है। मैं बाकी चीज़ें सब मिटा दे रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखना। तो ध्यान से देखो, पहले इस दिशा का वेक्टर को देखो, ई ए वेक्टर कैसा है, ई ए वेक्टर लिख रहा हूँ, ठीक है। ई ए वेक्टर कैसा है, उसकी मैग्नीट्यूड कैसा है, ई ए का मैग्नीट्यूड कितना है, इतना है। देखो जरा, के क्यू ए स्क्वायर किस दिशा में है, देखो ये एक्स एक्सिस की दिशा में है। ये देखो, ये एक्स वाई किस दिशा में है, एक्स दिशा में है। तो एक्स का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई क्या है, ठीक है। इसी ढंग से ई बी वेक्टर लिखते हैं। तो ई बी का मैग्नीट्यूड कितना है, सॉरी ई सी वेक्टर लिखते हैं। ई सी का मैग्नीट्यूड कितना है, देखो ये है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। वो किस दिशा में है, देखो ई सी किस दिशा में है, वाई दिशा में है। देखो वाई दिशा में है, तो वाई दिशा में है तो वाई का यूनिट वेक्टर कितना होता है, जे। यानी कि इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब समस्या किसकी है, इसको हटा देते हैं अभी, क्योंकि अभी हम इसको वेक्टर वाइज कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो जरा इसको देखते हैं हम। ये था आपका ईडी, यहाँ देखना जरा, ये मैंने बनाया ईडी और ये ई ए की दिशा है। तो ध्यान से देखना इसको, जरा एक बार जरा इसको ध्यान से देखने का प्रयास करना। ये बीच में है, कहाँ पे है, ये बीच में है, ठीक है। बीच में है तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री का होगा, ठीक है। देखो ऐसे करके जा रहा है, ये 90 डिग्री है तो 45 डिग्री पे होगा, तो ये 45 डिग्री है, ये ईडी वेक्टर है, ठीक है। इसके मैग्नीट्यूड ये है। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, देखो जरा, इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये कितना हो जाएगा, ईडी कॉस 45। और इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ईडी साइन 45। तो अगर मुझे ईडी वेक्टर लिखना है, ईडी वेक्टर लिखना है तो ईडी वेक्टर में एक वेक्टर एक्स कंपोनेंट ये है, देखो, तो ईडी कॉस 45 प्लस सॉरी आई कैप, क्योंकि ये एक्स दिशा का है, देखो ये एक्स दिशा की ओर है और ये वाई दिशा की ओर है, तो प्लस ईडी साइन कितना है आपका, साइन 45। ये किस दिशा में, जे साइड में है। देखो इस दिशा को किससे दिखाते हैं, आपका जे साइड, यानी कि वाई दिशा। तो ये आपका बन गया वेक्टर। अब देखिए इसको ध्यान से देखना जरा, ईडी की वैल्यू कितनी है, ईडी की वैल्यू को अब हम रख लेते हैं। तो ईडी की वैल्यू कितनी है, अभी हमने रखी थी यहाँ पे, देखो ये कितनी है, के टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। और ये कॉस 45 है, कॉस 45 क्या होता है, 1/√2। तो इसको थोड़ा सा अंदर अच्छे ढंग से लिखते हैं, 1/√2a स्क्वायर लिख दिया, आई कैप प्लस इसी ढंग से ईडी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन इसकी 1/√2 होती है, तो 2 तो ऑलरेडी है ईडी का, देखो ये ईडी का 2 है, √2a स्क्वायर। और ये क्या हो गया आपका, जे कैप। नाउ यू कैन ऐड दिस वेक्टर वेक्टरली। देखो कैसे ऐड कर सकते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट पॉइंट बी इज गिवन बाय कितना हो जाएगा, ई ए वेक्टर, देखो वही एक्सप्रेशन आ गया, ई सी वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर, ये आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इसको। देखो ई ए की वैल्यू कितनी है, ई ए की वैल्यू ये है, कितनी हो गई ई ए की वैल्यू, तो नेट वेक्टर ई इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको देखो जरा, के टाइम्स क्यू अपॉन ए आई कैप स्क्वायर प्लस के टाइम्स क्यू अपॉन ए स्क्वायर जे कैप ई बी ई सी को, ई सी की वैल्यू भी लिख दी है मैंने। अब इसकी वैल्यू लिखनी है, किसकी, ई डी की। ये ई डी की वैल्यू है, ई डी वेक्टर, ई डी वेक्टर की वैल्यू ये है, दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। तो कितना हो जाएगा, प्लस कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2/√2a स्क्वायर आई कैप प्लस के क्यू स्क्वायर 2/√2a स्क्वायर जे कैप, ये आ गया। तो आई वाला आई से ऐड हो जाएगा, जे वाला जे से ऐड हो जाएगा। सबसे पहले क्या करो, के ए ये सबको कॉमन निकाल लो, जो ए है क्यू अपॉन ए स्क्वायर। देखो आई वाले को आई से ऐड भी कर लेते हैं और सबसे कॉमन भी निकालते हैं, जो कॉमन निकल रहा है। तो ये कॉमन निकाल लिया, तो आई वाले को इस वाले आई को इस वाले आई से ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ तो 1 बच जाएगा, क्योंकि क्यू मैंने ये कॉमन निकाल लिया ना, देखो ये कॉमन निकाल लिया, तो इससे आई कॉमन भी निकालना है और ये कॉमन निकाल दिया, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए जरा, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस और कितना बचेगा, 1/√2
2√2 ये आ गया, ये आई कैप प्लस इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा। देखो ये और ये तो मैं कॉमन निकाल चुका हूँ, यहाँ पे कितना बचेगा 1 + 1/2√2 जे कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड, ठीक, सॉरी वेक्टर, यानी कि इतना रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। अब आप कहोगे यार हमारा तो मैग्नीट्यूड इतना आया था तो इसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही आना चाहिए। ये देखो ये पहले वाले तरीके से निकाला था ये उत्तर, तो अभी निकाल देते हैं इसको। कैसे निकल जाएगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आप बेहतर जानते हैं निकालना, तो कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो ये इसका तो ये तो बाहर है, इसका स्क्वायर भी करोगे तो बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर दैट इज आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो कितना है 1 + 1/2√2 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 1/2√2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो 2 टाइम्स है, देखो ये 2 टाइम्स है, एक को ओपन करो तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट, इसको ओपन करते हैं तो 2 टाइम्स है क्योंकि ये इसी से ऐड हो रहा है, तो इसको ओपन कर देते हैं एक को, 1 + 1/2√2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/2√2, ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। तो देखो जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर ये अपनी जगह पे है, ठीक है। अब इसको देखते हैं जरा, ध्यान से देखिए जरा बेटा, आपके मैं ये कन्फ्यूजन को दूर कर रहा हूँ। ये देखिए तो ये 1 है, ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया, देखो ये 2 भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 + ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ 2 अपॉन 8 है, देखो ये 8, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 ऊपर चले जाएगा, प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 2, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर तो अपनी जगह पे है, अंडर रूट ये 2 अपनी जगह पे है, प्लस ये 1/4 हो जाएगा, प्लस इसको ज़रा ध्यान से देखो, इसको अंडर रूट 2 लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 इज योर 2 को कैसे लिखा जा सकता है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया तो ऊपर एक अंडर रूट बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। तो अब इसको जरा थोड़ा सा, अभी भी हमारा आंसर इससे मैच नहीं कर रहा है, आप कहोगे तो ये तो बिल्कुल अलग आंसर है, आंसर अलग नहीं है, वही आंसर है, बस इसको बनाना है आपको दिखाने के लिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। देखो ये है क्या कायदे में अगर 2 को देखो तो ये अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर है, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ये है, प्लस इसको देखो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2 अपॉन 2, ये वही चीज़ है, देखो 2 लिखा है, इसको काट दोगे तो अंडर रूट 2 ही रहेगा। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a ये b दिख रहा है आपको, तो इसको कैसा लिखा जा सकता है, a + b का होल स्क्वायर, दैट इज के क्यू अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करेंगे आप तो देखो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर अपनी जगह पे है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस 1/2। देख रहे हैं आप, बड़े आसानी से वही चीज़ आ गई। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, मैंने दोनों फॉर्मेट में आपको एक ही क्वेश्चन को करके दिखाया है, तो आप इसको समझिए कि हमें कौन सा फॉर्मेट बेहतर लग रहा है, तो इसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो है हम बाद में जो है इसी से आगे इससे संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय, टेक केयर।